तो कैसे हैं आप सभी। आशा है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 12वीं की पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर हम देखें, एक रूपरेखा हम बनाते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, तो हमें प्रबंध का अर्थ पढ़ना है, प्रबंध की विशेषताएं अपने को पढ़नी है, प्रबंध का महत्व पढ़ना है, प्रबंध और प्रशासन क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। इन दोनों के बीच अंतर हमें देखना है, प्रबंध के उद्देश्य हमें देखने हैं, प्रबंध का क्षेत्र हमें देखना है, प्रबंध के जो 3 स्तर होते हैं वो हमें देखने हैं, और प्रबंध के कार्य देखने हैं जिसमें हमें मुख्य सहायक कार्य देखने हैं, साथ में हमें समन्वय भी देखेंगे। इस प्रकार हम इस प्रबंध के टॉपिक को पूरा करेंगे। आइए करते हैं हम बिना कुछ देर के इसको स्टार्ट। प्रबंध क्या है? अगर हम छोटे से अर्थ में ले, प्रबंध का मतलब होता है सामान्य अर्थ व्यवस्था करना, किसी भी चीज की व्यवस्था करना। जैसे आप 12वीं कर रहे हैं तो 12वीं क्लास के लिए किताबें वगैरह इनकी क्या करना, व्यवस्था करना। संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की तकनीक है, इन्हें दूसरों से कार्य कराता है। व्यापक दृष्टिकोण में यहाँ पर लिखा है कि प्रबंध प्रशासन द्वारा, क्या होता है प्रशासन, या हम आगे देखेंगे कि प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसमें नियोजन, निर्देशन, समन्वय, नेतृत्व, नियंत्रण शामिल होता है। क्या देखा हमने कि प्रबंध प्रशासन, प्रशासन क्या होता है? तो प्रशासन वो है किसी भी संस्था का सबसे ऊपरी विभाग होता है जो संस्था के नीति नियम कानूनों का निर्माण करता है, तो ये प्रशासन होता है। तो प्रबंध प्रशासन द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं, नियम है, उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, उसका क्रियान्वयन करता है, जिसमें नियोजन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, समन्वय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और नियंत्रण शामिल होता है। अगर हम परिभाषा लें प्रोफेसर F.W. टेलर के अनुसार, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे सस्ता एवं सबसे उत्तम उपाय क्या है। इसको समझना कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है, अर्थात हमको कौन सा कार्य करना है और उसे करने का सबसे सस्ता, यानी ऐसा उपाय जिसमें हमारे ज्यादा पैसे भी ना लगे, और सबसे उत्तम सबसे अच्छा उपाय क्या है। इसी प्रकार पीटर एफ ड्रकर ने कहा, यहाँ मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको मैं बोल रहा हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। क्या बोला है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते। ये बोला है पीटर एफ ड्रकर ने। अगला हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रबंध की विशेषताएं। हमने जो यहाँ लिखा यही हम इसमें लिखेंगे। जैसे उद्देश्य प्रदान, पहली विशेषता हम देख रहे हैं उद्देश्य प्रदान, अर्थात प्रबंध के निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य के अनुरूपी जो है प्रबंध के संबंधित क्रियाएं की जाती है। तो ये क्या होता है? उद्देश्य प्रदान। सार्वभौमिक होता है प्रबंध, क्या है? सार्वभौमिक होता है, यानी सरकारी, निजी, सहकारी सभी क्षेत्रों में जो प्रबंध की उपयोगिता होती है। प्रबंध एक पेशा है। सबसे पहले पेशा हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि पेशा क्या है, तो प्रबंध वर्तमान युग में पेशे का रूप धारण कर चुका है। इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट जैसे मान्य पेशे की भांति ही प्रबंध में भी एक कुशल, योग्य एवं दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रबंध को एक पेशा बुलाया था। कला और विज्ञान, प्रबंध के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं और प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, इसलिए ये क्या है? कला है। और विज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रबंध के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों पर ही जो प्रबंध का कार्य किया जाता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रबंध के जो हेनरी फेयोल और F.W. टेलर द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, इस कारण इसको विज्ञान बोला जाता है। प्रबंध एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, अर्थात व्यवसाय जब से प्रारंभ होता है तो व्यवसाय के अंत तक जो है ये जारी रहती है। इसको हम अगर हमारे दृष्टिकोण से लेके, तो जैसे ही हमने पढ़ाई स्टार्ट की 12वीं क्लास की, तो जब तक हमारे लास्ट एग्जाम ना हो जाए बोर्ड का, तब तक जो हम प्रबंध करते रहते हैं हमारी चीजों का। फिर अमूर्त शक्ति, अर्थात प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। कैसे? कि हमने जो कार्य निर्धारित किए थे क्या वो पूरे हुए हैं, हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है। तो इस प्रकार ये अमूर्त शक्ति गतिशील प्रक्रिया है। ये जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, इसमें जो है बदलते परिवेश में जो है इसमें भी परिवर्तन
होता रहता है। तो विशेषताएं एक बार और हम देखेंगे कि सबसे पहला उद्देश्य प्रदान होती है, दूसरा है सार्वभौमिक होती है, एक पेशा है, कला और विज्ञान है, सतत जारी रहने वाली क्रिया है, अमूर्त शक्ति और गतिशील प्रक्रिया है। इसके अलावा हम अभी आगे पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति, विशेषताओं को भी बोला जाता है प्रकृति, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे, सॉरी प्रकृति जो हम पढ़ेंगे इसमें हम यही पढ़ेंगे, कला और विज्ञान है, पेशा है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। 3 पॉइंट हमें यहीं से पढ़ने हैं। और एक और हम यहाँ पर ये बढ़ा लेंगे कि प्रबंध जो है पेशा है, ये भी हमारा यहीं पर दिया हुआ है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमें वहां पर पढ़ना है। एक अलग से बढ़ जाएगा प्रबंध के सिद्धांत जो है सर्वत्र लागू होते हैं, ये भी हम जैसे यहाँ हमने पढ़ा सार्वभौमिक, सेम वहीं पर हमें देखना है। तो ये प्रबंध की विशेषता है। अगला हम देख रहे हैं प्रबंध का क्या महत्व है। पहला है चुनौतियों का सामना करना। व्यवसाय में आज के युग में जो चुनौतियां हैं, जो जटिलताएं, उसका जो है सामना एक कुशल प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा है संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग। एक कुशल प्रबंध जो है संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है उसका प्रभावपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है, अर्थात संसाधन जो है उसका अपव्यय ना हो, ये चीज भी हमारा प्रबंध डिसाइड करता है। समस्या का समाधान, अगर हमारे पास कोई सी समस्या है तो प्रबंध एक मित्र मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है और हमारी जो समस्या उसका समाधान करता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर हमारी किराने की दुकान के सामने एक और किराने की दुकान खुल जाती है तो प्रतिस्पर्धा होगी, तो हम उचित प्रबंध के द्वारा उस प्रतिस्पर्धा को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से। और लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम परिणाम, यानी प्रबंध जो है ये डिसाइड करता है कि हमारा न्यूनतम लागत, कम से कम लागत पर क्या हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो, जिससे हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो अभी हमने देखा है इसमें प्रबंध का अर्थ हमने देखा है, प्रबंध की हमने परिभाषाएं देखी है, प्रबंध का हमने विशेषताएं देखी है और प्रबंध का हमने महत्व देखा है। आगे थोड़ी बहुत देर में हम देखने वाले हैं प्रबंध के क्षेत्र, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के कार्य और प्रबंध प्रशासन में अंतर, ये चीजें हम देखेंगे और इसी के साथ हम इस फर्स्ट चैप्टर को खत्म करेंगे। आगे हमें इसमें जो पढ़ना है वो हम देखने वाले हैं प्रबंध के क्षेत्र। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रबंध के क्षेत्र। आगे जो हम देखने वाले हैं वो है प्रबंध के क्षेत्र। अभी तक हमने प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषता और प्रबंध का महत्व देखा। अब हम देख रहे हैं प्रबंध का क्षेत्र। तो प्रबंध के मुख्यतः चार क्षेत्र आते हैं, उत्पादन प्रबंध, विपणन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध और कर्मचारी प्रबंध। उत्पादन प्रबंध क्या है, सही माल का सही मात्रा व सही समय पर उत्पादन करना, यानी हम कोई सा भी माल बना रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर बना रहा है तो ये सही समय पर, सही मात्रा पर और सही व्यक्ति द्वारा ही इसका जो है निर्माण किया जाना चाहिए, तो ये उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद कर रहे हैं विपणन प्रबंध। विपणन का मतलब होता है बेचना। आगे हम इसके 9वीं या 10वीं इकाई में विपणन प्रबंध पढ़ेंगे। तो विपणन प्रबंध क्या है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं का निर्धारण करना, यानी उपभोक्ता को क्या चाहिए उसका निर्धारण करना, तद अनुसार जो वो माल बनाना और फिर आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना। तो ये है हमारा विपणन प्रबंध। वित्तीय प्रबंध में उपक्रम की पूंजी का आवश्यकता अनुसार निर्धारण, यानी इस मार्कर को बनाने के लिए कितनी पूंजी चाहिए व्यवसाय में, कर्मचारियों को देने के पश्चात इसको बनाने में कितनी पूंजी चाहिए, वो निर्धारण करना भी वित्तीय प्रबंध आता है। और कर्मचारी प्रबंध यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, हमें इसको बनाने के लिए कितने कर्मचारी, कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, उसका जो है निर्धारण करना और उचित स्थान पर उनको लगाना ही क्या कहलाता है, कर्मचारी प्रबंध। तो क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति, जिसके बारे में मैंने बोला था कि विशेषता और प्रकृति एक होती है। चाहे तो हम विशेषताएं आए अलग से ना करते हुए हम इसको कर ले कि प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा मानी जाती है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक कला और विज्ञान है और प्रबंध के सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होते हैं। हम पहली बात कर रहे हैं प्रबंध जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। तो वर्तमान में प्रबंध को केवल न केवल जन्म अर्जित प्रतिभा माना जाता है, बल्कि वर्तमान में प्रबंध को न केवल जन्मजात प्रतिभा माना जाता बल्कि अर्जित प्रतिभा भी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने प्रबंध की शिक्षा लेकर प्रबंध के क्षेत्र पर कार्य करते हुए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध जन्मजात भी है और अर्जित प्रतिभा भी है, यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करके
कार्य कुशलता प्राप्त करके कोई व्यक्ति है जो प्रबंध के क्षेत्र पर कार्य कर रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम उसको अर्जित प्रतिभा कहते हैं। अर्थात जन्मजात, अर्थात उसको विरासत में नहीं मिलते हुए उसने उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यानी कि डिग्री प्राप्त की है। जैसे मैनेजमेंट की डिग्री होती है, तो वो किस में आएगी? अर्जित प्रतिभा में आएगी। प्रबंध एक पेशा है, तो वर्तमान युग में प्रबंध अन्य पेशों की भांति पेशा का रूप धारण कर चुका है। डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, वकील, इनके लिए जो एक डिग्री करनी पड़ती है, उसी प्रकार प्रबंध के लिए भी एक डिग्री करनी पड़ती है। जो बीकॉम करता है आगे चल के वो मैनेजमेंट का कोर्स करता है। तो इस प्रकार प्रबंध एक पेशा है। फिर प्रबंध कला और विज्ञान है। प्रबंध के जो है कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, उन निश्चित सिद्धांतों पर ही प्रबंध के द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं प्रबंध एक विज्ञान है और प्रबंध कला है, अर्थात कार्य करने के कुछ तरीके होते हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं प्रबंध एक कला है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करता हूँ कि प्रबंध एक कला और विज्ञान कैसे है। प्रबंध एक कला है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। तो दूसरों से कार्य कराने की कला या युक्ति के कारण इसको हम कला बोलते हैं। इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग होता है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। और प्रबंध की कला जो है, इसका हस्तांतरण संभव नहीं है। मान लो मैं अच्छा प्रबंध करता हूँ, तो भैया मैं मेरे प्रबंध को कुशल को दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। और प्रबंध का आधार जो है प्रबंधक का निजी चातुर ज्ञान एवं अनुभव है। इसके अलावा प्रबंध एक विज्ञान कैसे, तो संगठित और व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। एक सिलेबस होता है उसके अनुसार, है ना, एक सार्वभौमिक होता है, वैज्ञानिक विधियां होती है और कुछ क्षेत्रों में जो इसका पूर्वानुमान। इसके अलावा FW टेलर जैसे प्रसिद्ध विद्वान हुए जिन्होंने इसको कला विज्ञान बताया है। तो इस प्रकार प्रबंध कला और विज्ञान है। फिर प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, या प्रबंध के सिद्धांत की उपयोगिता सार्वभौमिक है, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत सर्वत्र लागू होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सब दूर होते हैं। जैसे अगर हम ले एक फुटबॉल का खिलाड़ी है या एक खो खो का खिलाड़ी है, वो क्या करता है? खो खो खेलता है। उस खो खो खेलने के लिए सामने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक नियोजना बनाई जाती है, एक प्रबंध किया जाता है कि हमें इस व्यक्ति को पहले पकड़ना है, इसको बाद में पकड़ना है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम योजना कर रहे हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होते हैं। अगला है प्रबंध के स्तर। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, है ना। सबसे नीचे निम्न, मध्य स्तरीय, शीर्ष स्तरीय। शीर्ष स्तरीय प्रबंध में 3 होते हैं: संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक। संचालक मंडल और प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक। मध्य स्तर में प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक। और पर्यवेक्षकीय निम्न में अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फोरमैन। संचालक मंडल की अगर हम देखें तो इसके जो कार्य वो उद्देश्यों का निर्धारण करना, नीतियों का निर्माण करना, संसाधनों को जुटाना और संगठनात्मक ढांचा बनाना। प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक नीतियों की व्याख्या करना, आदेशों को जारी करना और एक कड़ी का कार्य करना। अधीक्षक, पर्यवेक्षक, फोरमैन का दैनिक योजना बनाना, काम सौंपना, परिणामों की जानकारी रखना। ये जो है इसके कार्य होते हैं। ठीक है। अगर आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रबंध के कार्य और प्रबंध प्रशासन संगठन में अंतर। लास्ट 2 टॉपिक हमारे इस प्रथम चैप्टर के बचे हैं। प्रबंध के कार्य देखिए, प्रमुख कार्य भी होते हैं और सहायक कार्य भी होते हैं। प्रमुख कार्य में नियोजन है, संगठन है, स्टाफिंग को नियुक्तिकरण बोला जाता है, निर्देशन है, नियंत्रण है, ये प्रमुख कार्य। इन 5 को ही हम आगे वाले जो चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे नियोजन हम 4थे पार्ट में पढ़ेंगे, 5वें में हम संगठन पढ़ेंगे, 6वें में नियुक्तिकरण पढ़ेंगे, 7वें में हम निर्देशन है, 8वें में नियंत्रण। तो जो मुख्य कार्य हैं इनको हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। सहायक कार्य में प्रतिनिधित्व, यानी किसी चीज का क्या करना? प्रतिनिधित्व करना ही होता है ना। नवाचार यानी कि नई चीज लाना, नए नए परिवर्तन करना, ये प्रबंध के कार्य। समन्वय क्या होता है? समन्वय मतलब होता है तालमेल स्थापित करना। तो प्रबंध के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीजें उनमें क्या करना? तालमेल स्थापित करना। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे समन्वय का, क्योंकि समन्वय एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जिसमें समन्वय का अर्थ, विशेषता और कुछ चीजें और है। तो हम इसके आगे एक वीडियो ले आएंगे। निर्णय, है ना, निर्णय लेना किसी भी प्रकार के, और संप्रेषण यानी कि बातचीत, आदान प्रदान, ये संप्रेषण भी हमें पढ़ना है आगे चल के विस्तार से, है ना। संचार, संप्रेषण या संदेशवाहन, इस निर्देशन वाले चैप्टर में हमें अभिप्रेरणा पढ़ना है, संप्रेषण पढ़ना। तो ये सब कुछ हमें आगे जाके पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को विस्तार से नहीं बताया। ऊपरी तौर पे मैं बता देता हूँ। नियोजन क्या होता है? किसी भी कार्य की पहले से रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। संगठन क्या है? तो संगठन को जो है प्रबंध की आत्मा माना जाता है।
सॉरी, संगठन को प्रबंध का शरीर माना जाता है, क्योंकि अगर संगठन है तो ही कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, इसमें कार्मिकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पदावनति शामिल है। निर्देशन क्या है? निर्देशन का मतलब किसी चीज का निर्देश करना, है ना, इसका निर्देशन करना। नियंत्रण क्या है? जो कार्य हम कर रहे हैं उस पर क्या करना? नजर रखना, नियंत्रण करना। हमने जो कार्य किया है उसकी जो है वास्तविक निष्पादन से तुलना करना, ये क्या कहलाता है? नियंत्रण। ये हमारे थे नियोजन के, सॉरी, प्रबंध के कार्य। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है प्रशासन और प्रबंध में अंतर। संगठन मुश्किल से आएगा, ये 2018 की एमपी बोर्ड में पूछा गया है। इसके बाद भी पूछा होगा लेकिन मैंने एनालिसिस अभी नहीं किया। तो 2018 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक, हम पहले जानते हैं प्रशासन क्या होता है। इसके लिए अमेरिकी विचारधारा भी आती है, यूरोपीय भी आती है, लेकिन ये दूसरी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी सिलेबस में ये जुड़ा हुआ है, हमारे स्कूल लेवल की जो एग्जाम उससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रशासन क्या होता है? प्रबंध तो हमने जान लिया, है ना, प्रबंध हमने जान लिया। प्रशासन क्या होता है ये हमने देखता है। तो प्रशासन जो है एक उच्च स्तरीय निकाय है जो कि संस्था के नीति और नियमों का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रशासन जो है संस्था का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ये हमने देखा है। अब हम बात कर रहे हैं प्रशासन, प्रबंध और संगठन में अंतर। हम प्रशासन को पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रशासन हमें याद रहेगा, शीर्ष स्तर का है, प्रबंध मध्य स्तर का है और जो संगठन है ये निम्न स्तर का है। अब हम चाहें तो एग्जाम में आधार लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन मैंने जब बोर्ड की एग्जाम दी थी मेरे व्यवसाय अध्ययन में 99 नंबर थे, मैं अंतर आए थे तो अंतर का आधार भी मैंने लिखा था। इसलिए लिखना इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे तो सामने वाले को ये रहता है कि भैया इसने इन पॉइंट्स पर बात करी है, और हमें याद भी रहता है कि हमें अंतर में किस किस पॉइंट पर बात करनी है। जैसे हम पहला लेते हैं क्रमांक, आधार, प्रशासन, प्रबंध और संगठन में अंतर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षेत्र। प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि ये नीतियां वगैरह बनाता है, तो इसका क्षेत्र व्यापक है ना। प्रबंध का नीतियों के क्रियान्वयन तक संबंधित होता है, नई नीतियों का क्रियान्वयन करता है, नीति सही बने नहीं बने इस चीज का क्रियान्वयन करता है। और ये जो है इन दोनों की अपेक्षा इसका क्षेत्र संकुचित होता है, यानी एक सिर्फ कार्य करता है। तो ये हमने देखा, क्या देखा? क्षेत्र व्यापक होता है, नीतियों क्रियान्वयन तक, और आगे ये संकुचित होता है। दूसरा हम देख रहे हैं नीति। तो प्रशासन जो है नीतियां बनाता है, प्रबंध नीतियों को लागू करता है, और ये व्यक्तियों के ये जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत समूह का निर्माण करता है। तीसरा हम बात कर रहे हैं भूमिका। प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है, प्रबंध संस्था की आत्मा होती है और संगठन शरीर होता है। ठीक है, जैसे शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं और आत्मा के बिना मस्तिष्क का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो तीनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। स्तर प्रशासन हमने देखा ही है उच्च स्तरीय होता है, प्रबंध मध्य स्तरीय होता है, और जो संगठन है प्रशासन के सहयोग द्वारा कार्य करता है। अधिकार अगर हम देखें तो प्रशासन किसी भी चीज के अधिकारों को निर्धारण करता है ना, प्रबंध उसको लागू करता है और ये अधिकारों से प्रभावित होता है। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं कि आप आपके स्कूल में देखिए प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को हम क्या ले रहे हैं? प्रशासन। प्रशासन में हम किसको बना रहे हैं? प्रिंसिपल को। प्रबंध में हम किसको ले रहे हैं? टीचर को। और स्टूडेंट को हम संगठन में बना रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि उसे हर एक क्लास देखना है ना, पहले से लेकर 12वीं तक क्लास देखनी है, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट संभालना, तो उसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। इसका नीतियों के क्रियान्वयन तक है, यानी प्रत्येक टीचर को विभाग दे दिया जाता है या क्लास दे दी जाती है, वो वहां तक करते हैं। और ये संकुचित होता है क्योंकि आप 12वीं में तो आपके पास सिर्फ 12वीं पढ़ना है, तो आपका क्षेत्र क्या हुआ? संकुचित हुआ। ठीक, नीति अगर हम देखें तो प्रशासन नीति बनाता है, प्रिंसिपल ने क्या करी? नीति बना दी, अनुशासन में रहना है, ड्रेस पहन के आना है, जूते मोजे पहन के आना है, स्कूल के नियमित स्कूल आना है, तो ये क्या बना दिया उसने? नीतियां बना दी। अब नीतियों को लागू कौन करेगा? टीचर लागू करेंगे भैया, है ना। क्लास टीचर को बोल दिया आपकी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस चीज को का पालन ना करता, तो वो नीतियां लागू करता और व्यक्तियों के समूह का निर्माण, अर्थात ये जो नीतियों से प्रभावित होता है, यानी हम जो है नीतियों का पालन करना पड़ता है हम स्टूडेंट्स को।
है ना। तो हमने ये देख लिया, इसका क्षेत्र हम देख रहे हैं, इसको हमने ट्रिक बनाई है प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट। प्रिंसिपल क्या है, वो नीतियाँ बनाता है, ठीक है, इसका क्षेत्र व्यापक है, वो क्रियान्वयन, है ना। अब हम पढ़ रहे थे इसमें नीतियाँ, तो प्रिंसिपल जो स्कूल की नीतियाँ बनाता है, जैसे आपको जूते पहन के आने, ड्रेस में आना है, रेगुलर स्कूल आना है, ये नीतियाँ वो बनाता है। प्रबंध नीतियों को लागू करता है, जो टीचर है वो हमको बोलते हैं तो वो लागू करते हैं, और हम जो है नीतियों का पालन करते हैं, तो ये व्यक्तियों के समूह के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। फिर भूमिका, प्रशासन का मस्तिष्क होता है, प्रशासन जो है संगठन का मस्तिष्क होता है। तर्थ, प्रिंसिपल स्कूल का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, वो समस्त नीतियाँ वगैरह क्या करता है, बनाता है। और प्रबंध उसकी क्या होती है, आत्मा होती है, अर्थात टीचर क्या होती है, आत्मा होती है, वो टीचरों को बताता है कि ये नियम है, टीचर्स के ये, स्टूडेंट के ये हैं, तो वो नियम बताता है। और संगठन जो उसका शरीर होता है, वो नियमों का पालन करता है। तो शरीर स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, ये इसमें ऐसा कोई है नहीं ना। अधिकार का भी ये निर्धारण करता है, टीचर से लागू करते हैं और हम उससे प्रभावित होते हैं। तो ये हमारा था प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़े थे प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध का महत्व, प्रबंध के क्षेत्र, प्रबंध और प्रशासन में अंतर, प्रबंध के प्रमुख कार्य देखे हमने। इसके अलावा हमने जो देखा है वो देखे प्रबंध के उद्देश्य वगैरह जो है वो हमने महत्व में समझ लिए हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर प्रबंध की प्रकृति हमने देखी, इतना हमने इसमें करा है, और इसी के साथ इस चैप्टर से होते हैं हम विदा लेते हैं। अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो इकाई 2 पढ़नी है, जिसमें प्रबंध के सिद्धांत आएंगे, FW टेलर के आएगा, हेनरी फेयोल का आएंगे, और यही सिद्धांत जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जितने भी नंबर का होगा आगे मैं बता दूंगा कितने नंबर का इससे एग्जाम में प्रश्न आने हैं, तो आगे हम उस हिसाब से बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हमने ये सब पढ़ा है, इसको अच्छे से रिवीजन करिए और याद करिए। इनको जो है मैंने GPH की बुक से पढ़ाया, तो आप भी पढ़ें तो GPH की बुक से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जगह के अभाव और मेरे पास समय का अभाव होने के कारण। आप जो है GPH की बुक लीजिए और उससे पढ़िए, क्योंकि सबसे अच्छी बुक वही है, उसी की वजह से मेरे जो है 99 नंबर आए थे। और इसी में हम आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनका हम करेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और आगे हम एक व्हाट्सएप चैनल बना देंगे, उस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।